अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, जनाब अहमद पाशा खादरी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैदराबाद के तमाम MLAs, महाराष्ट्र से नामुंतखब हमारे 2 MLAs जनाब मुफ्ती साहब, जनाब फारूक शाह साहब, बिहार के जनाब हुदा साहब, अख्तरुल ईमान साहब, मेरा दोस्त वारिस पठान, तमाम बुज़ुर्गों, नौजवानों, साथियों, न ये जीत होती ना ही जश्न मनाते हम, ज़रा भी हार से डरते तो हार जाते हम। खुदा का शुक्र है कि मौजों से 2-2 हाथ किए हमने, कांग्रेस की आस पे रहते तो डूब जाते हम। अल्हम्दुलिल्लाह 2014 का वो मंजर याद आता है। यही वो जगह दारुस्सलाम में जब मैं और वारिस पठान पहली बार चुनकर आए थे। आज दोबारा यहाँ पर जब हम आए हैं तो यकीनन खुशी इस बात की है कि महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर जो 2 सीटें हमारी थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो 2 सीटों के ऊपर हमारे 2 MLAs अब वहीं पर बैठेंगे इंशाअल्लाह। ख्वाहिश तो ये थी कि और भी ज़्यादा सीटें हम जीतें, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि हमने पूरी मेहनत की, पूरी ताकत लगाई, बहुत कोशिशें की, लेकिन जैसा आप लोग जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं। जीत और हार का फैसला जो भी है हम अपने रब पर छोड़ते हैं। आज औरंगाबाद शहर से गफ्फार खादरी साहब 80,000 वोट लेते हैं, नासिर सिद्दीकी साहब करीब 70,000 वोट लेते हैं, अरुण बोडे हमारा दलित भाई 40,000 वोट लेता है। और उसके बावजूद भी अगर हमें जीत नसीब नहीं होती है तो हमें एक बात का एहसास होता है कि हमें हराने के लिए पूरी ताकतें इकट्ठा हो गई थी। सारी की सारी राजनीतिक पार्टियां एक तरफ आ गई थी और हर एक की कोशिश यही थी कि मजलिस को कैसे हराया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह 2 सीटें हम जीत कर आए हैं। 2 से 3 हो जाते तो खुशी होती, लेकिन 2 आए हैं तो उम्मीद कुछ ज्यादा जगी है, क्योंकि 20 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की भी 2 ही आए थे। तो हो सकता है ये 2 का आंकड़ा 10 साल हमारे हो गए हैं, 10 बचे हैं। कोई भी बात नामुमकिन नहीं है। इसलिए नहीं है कि आज नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब भले ही आपके हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन हम असद साहब को ये कहते हैं कि हैदराबाद से ज़्यादा आपके चाहने वाले आपको महाराष्ट्र के अंदर नजर आते हैं। और अब तो बिहार वाले भी लड़ना शुरू कर दिए हैं कि नहीं, तेलंगाना और औरंगाबाद या महाराष्ट्र नहीं, बिहार में भी उतने ही चाहने वाले हैं। और जिस तरह किसी ने कहा कि इंशाअल्लाह आने वाले वक्त के अंदर हमारे, चाहे वो झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, जहां जहां पर भी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हमें हुक्म देंगे, एक सिपाही की तरह हम लोग जाएंगे, वहां पर मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह। 2024 में जैसे कि फारूक शाब्दी, एक नौजवान लड़का शोलापुर में जिस ताकत के साथ उसने लड़ा है, बड़ी उम्मीदें थी कि शोलापुर की सीट भी हम निकालेंगे, लेकिन फारूक शाब्दी ने आपको जबान दिया है कि 24 में जब यहां पर दोबारा ये जलसा मुंतकिद किया जाएगा
तो इंशाअल्लाह फारूक शाब्दी भी यहाँ पर आएगा, गफ्फार खादरी साहब भी आएंगे, नासिर सिद्दीकी साहब भी आएंगे, और न जाने ऐसे कितने लोग जो चंद वोटों से पीछे रह गए। दोस्तों, अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अपनी तकरीर में यह कहा कि वो कांग्रेस पार्टी से कभी ताल्लुक़ रखते थे, कभी राष्ट्रवादी कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते थे, कोई अलग अलग पार्टियों से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन जितनी इज्जत और जितनी मोहब्बत उन्हें मजलिस में आकर मिली है वो किसी और पार्टी के अंदर नहीं मिली है। और यह हकीकत है, मैं खुद ये हर रोज़ महसूस करता हूँ, हर रोज़ मुझे यह एहसास होता है कि दुनिया की दौलत भी खर्च कर दे तो ये मोहब्बत, ये इज्जत आपको कहीं और नहीं मिलेगी जितने अपने लोगों के बीच में मिलती है। और जो अलग अलग पार्टियों के अंदर जो हमारे लीडर्स, चाहे वो कांग्रेस में रहते थे या राष्ट्रवादी कांग्रेस के अंदर रहते थे, जब हम उन्हें देखते थे तो ये सोचते थे कि उजाले फूट कर रोते हैं अपनी बदनसीबी पर, दिया हमारा जब गैर की चौखट पे जलता था। आज ये हमारे साथ जब आए हैं तो उन्हें ये एक अपनायत महसूस होती है। और हर रोज न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो आज मजलिस के साथ जुड़ रहे हैं, मजलिस के करीब आ रहे हैं। तो उसकी वजह अगर कोई है तो सिर्फ एक ही वजह है, चाहे वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक देख लो, अगर मजलिस की तरफ लोग खींचे चले आ रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को देखकर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें यकीन हो रहा है कि असदुद्दीन अवैसी साहब ही एक ऐसे है जो आज मुसलमानों के, दलितों की आवाज पार्लियामेंट के अंदर पहुंचा रहे हैं। आज मनोज संसारे साहब जो महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत बड़ा दलित लीडर है, जिसका अपनी एक अलग पहचान है, अपनी एक अलग ताकत है, अगर वो आज असद साहब के साथ जुड़ा है तो सिर्फ इसलिए जुड़ा है कि संविधान के लिए लड़ने वाला अगर पूरे पार्लियामेंट के अंदर कोई है तो वो मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। दोस्तों, ये तो मेरी खुशनसीबी है और इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। 23 तारीख का वो दिन मुझे मालूम है कि जब लोकसभा के नतीजे आ रहे थे, पूरे मुल्क के अंदर हर कोई इस फिक्र में था कि किसको कितनी सीटें आ रही है। हैदराबाद के हर घर में यही पूछा जा रहा था। असद साहब का नतीजा तो 3 घंटे के अंदर आ गया था और असद साहब जीत चुके थे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हैदराबाद के हर घर में सवाल एक ही पूछा जा रहा था कि इम्तियाज जलील का क्या हुआ है, औरंगाबाद का क्या चल रहा है। और आप लोगों ने जो दुआएं हमारी जीत के लिए की थी, उसी का नतीजा है कि मैं लोगों से ये कहता हूं, वोट तो मुझे मिले थे लेकिन जीत मेरी नसीब हुई तो हजारों लाखों मेरी माओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों की दुआओं की वजह से ये जीत नसीब हुई है। और इससे बढ़कर क्या फख्र की बात हो सकती है। मैं 5 साल जब महाराष्ट्र की असेंबली में एमएलए की हैसियत से बैठता था तो मेरे बाजू एक शेर बैठता था जिसका नाम वारिस पठान था। ये जब भी बोलने के लिए खड़े रहता था तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता था। मुझे यह खौफ सताता था कि अब ये क्या बोल देता है और किसको बोल देता है। और ये जब खड़े रहता था तो मैं धीरे से बोलता था, वारिस वारिस कंट्रोल 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 कंट्रोल। और वारिस ठहरा पठान, उसको कंट्रोल नाम का कोई मतलब समझ में ही नहीं आता था। एक बार चालू हो जाता था तो बस चालू हो जाता था। लेकिन आप मेरी खुशनसीबी देखिए, मुझे उस वक्त ये एहसास नहीं था कि मैं 5 साल एक शेर के बाजू बैठा हुआ हूं, तो आने वाले 5 साल मैं शेर बब्बर के बाजू जाकर बैठने का मुझे मौका मिला है। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि यह दिन भी आएगा कि जहां पर जिस शख्स को आज दुनिया निहारती है, जिस शख्स को देखने के लिए आज पूरा मुल्क तरसता है एक झलक देखने के लिए, आप लोगों की दुआओं की बदौलत मुझे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के बाजू बैठने का, उनसे सीखने का मौका मुझे मिला है।
और इसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैंने वारिस पठान को अलग अलग रूप के अंदर देखा है, लेकिन असद साहब का भी रूप मैंने पार्लियामेंट में देखा है। सामने मोदी जी बैठे हैं, अमित शाह साहब बैठे हैं, भाजपा के इतने सारे लोग बैठे हैं। असद साहब जब भी खड़े रहते हैं कुछ बोलने के लिए तो इतनी तकलीफ होती है कि नारे लगाना शुरू कर देते हैं। एक बहस के दौरान असद साहब ने कुछ कहा तो अमित शाह साहब खड़े रहे और उन्होंने इस इशारे के अंदर कहा कि, और जब उन्होंने उंगली असद साहब की तरफ दिखाई तो मैंने बब्बर शेर को देखा। वो खड़े रहे और चीख कर कहा, उंगली नीचे करो, उंगली नीचे। पूरा सदन खामोश, सन्नाटा, खामोश। अमित शाह साहब भी खामोश। और वो मंजर देखकर मेरा फिर ब्लड प्रेशर बढ़ गया। मैंने धीरे से असद साहब की शेरवानी पकड़ लिया। मैं ये सोच रहा था ये सिर्फ अभी इतना जोश दिखाए, उंगली नीचे करो। मैंने कहा अगर ये जरा सी शेरवानी ऊपर करके बाहर चले गए तो क्या होगा। तो मैंने कहा, मुझे आदत थी वारिस वारिस बोलने की, तो मैं असद साहब की शेरवानी पकड़कर, असद भाई, असद भाई, असद भाई, असद भाई। लेकिन असद भाई भी कहां मानने वाले थे। आखिर अमित शाह को नीचे बिठाए उसको उंगली वापस लेना पड़ा अपनी। तो मुझे एक बात का एहसास हुआ, गुंगे मुक्के बहरे 50 भेजने से कोई फायदा नहीं होता है। शेर के बच्चों को भेजो अंदर, चाहे वो 2 ही क्यों ना हो। और आज अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर हमारे मुफ्ती साहब फारूक शाह साहब भी जाने वाले हैं। आपसे भी पूछा जाएगा 2 ही तो है, कहना जंगलों में किसकी गिनती होती है। शेर कितने हैं इसके हिसाब लगाए जाते हैं, जानवरों की, बाकी जानवरों की गिनती नहीं होती है। मेरे भाइयों, मैं सिर्फ महाराष्ट्र के सदर की हैसियत से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आज हमारा इत्तेहाद चीख चीख कर यह कह रहा है कि अगर हम इस वक्त भी अगर मुत्तहिद नहीं होंगे तो फिर कब होंगे। हमने महाराष्ट्र के अंदर, मैंने खुद ने यह महसूस किया है कि अगर हमारी क़यादत नहीं खड़ी हो पा रही है तो कोई गैर इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। कहीं ऐसे हमारे ही अंदर ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी वजह से आज हमारी क़यादत खड़ी नहीं हो पा रही है। आज ये वक्त की जरूरत हो गया है कि हम लोगों को अपनी सियासी ताकत बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि मुल्क जिस राह पे जा रहा है, जिस तरफ इस मुल्क को ले जाया जा रहा है, अगर वो देखकर, वो समझकर, वो महसूस करके भी अगर हम अपनी सियासी ताकत नहीं खड़े कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी कौम के साथ धोखा दे रहे हैं। बहुत सारे लोग, मैं जब लोकसभा के अंदर खड़ा था 28 दिन पहले असद साहब ने हुक्म दिया कि औरंगाबाद से हम लड़ेंगे इलेक्शन, और मुझे यह मौका दिया गया कि औरंगाबाद से मैं लड़ूंगा, तो बहुत सारे लोग इल्जाम लगाना शुरू कर दिए। जो आदत है, जो फितरत है, ये जो खड़ा है ना, ये वोट काटने के लिए खड़ा है, ये जीतने के लिए थोड़ी खड़ा है। देखिए अब ये मजलिस खड़ी हो गई, अब ये वोट काटेंगे और शिवसेना जीत कर आएगी। 20 सालों से शिवसेना जीत कर आ रही थी। 20 सालों से अलग अलग लोग हिसाब बताते थे कि सीट आ सकती है, नहीं आ सकती है।
क्यों नहीं आ सकती है? तो मराठा इतने हैं, दलित इतने हैं, ब्राह्मण इतने हैं, मुसलमान इतने हैं, सीट आ सकती है क्या? नहीं आ सकती है। यही जहनों के अंदर बात डाल दी गई थी कि नहीं आ सकती है। मैं अपने लोगों से यही कहता था कि इनको जवाब देने की जरूरत नहीं है, वोटिंग के दिन जवाब देंगे, और जब नतीजे आए, 20 सालों से शिवसेना का खासदार मेरे शहर से चुनकर आता था, जब नतीजे आए तो हमने उन लोगों के ऊपर कोई छोटा मोटा, कोई सादा सा थप्पड़ नहीं, बल्कि जोरदार एक तमाचा रसीद करके उन्हें जवाब दिया। ऐसा तमाचा रसीद करके जवाब दिया कि डॉक्टर डैंग के थप्पड़ की गूंज कई सालों तक सुनाई देगी। इंशाअल्लाह उन्हें कई सालों तक सुनाई देगी। जीत इसलिए मुमकिन हुई कि हर एक ने यह कहा कि कुछ भी हो जाए, मैं हर वक्त अहले गैरे को वोट देता था, लेकिन इस वक्त मेरा भाई खड़ा है, मेरा वोट उसी को जाएगा। इसी की वजह से यह जीत हमारी नसीब हुई। लेकिन अब जब हम खड़े, दोबारा वही हमारे ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं। 288 सीटें हैं, 44 सीटों के ऊपर हमने इलेक्शन लड़ा। कई ऐसी सीटें थी जहां पर हमने बहुत अच्छे वोट हासिल किए, जिसकी वजह से एक यकीन पैदा होता है कि आने वाला वक्त, मोदी जी तुम तो नारा देते हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अरे अच्छे दिन तो हमारे आने वाले हैं, इंशाअल्लाह हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन इसके लिए बहुत ही सूझबूझ के साथ हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। आज हमें इतनी खुशी हुई कि हम बिहार के अंदर अपने कदम जमा चुके हैं। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि 2024 के अंदर जब दोबारा यहां पर आएंगे तो इंशाअल्लाह अख्तरुल इमान साहब भी यहां पर हमारे विधानसभा के सदस्य के तौर के ऊपर आएंगे। लोकसभा में इंशाअल्लाह लोकसभा में आएंगे। बस मेरे भाइयों, मैं सिर्फ आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि हम लोगों को आज मुत्तहिद होने की जरूरत है। बहुत तरह के इल्जाम लगाए जाते हैं। हमारी ये ख्वाहिश है, मैं यहां पर आप सब की तरफ से महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना, आंध्रा, जितने भी जिम्मेदार बैठे हुए हैं, हमारी ये ख्वाहिश है कि इस दारुस्सलाम के अंदर अभी असद साहब को जहां जहां पर भी महाराष्ट्र के अंदर जलसे करने के लिए जाना पड़ता था, हमने हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया था। हमारे भिवंडी के भाई ने इल्तिजा किए कि एक सभा, गुड्डू भाई मुझे मालूम है आप कितनी मर्तबा फोन करते थे कि एक सभा और दे दीजिएगा, लेकिन हम नहीं दे पाए क्योंकि वक्त नहीं था। हमारी ख्वाहिश थी कि हम आपके पास भी पहुंचे। इसीलिए ये हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि इस दारुस्सलाम के अंदर इंशाअल्लाह असदुद्दीन अवैसी साहब का खुद का अपना हेलीकॉप्टर यहां पर खड़े रहना चाहिए, ताकि हम हर जगह पहुंच सके। और ये आपकी हमारी सबकी जिम्मेदारी है। हमने कई जगह के ऊपर यह कहा था कि हमें सिर्फ वोट नहीं, अब नोट की भी जरूरत है। कई हमारे दलित कैंडिडेट्स थे जो जीते नहीं, सिर्फ पैसों की वजह से। हम खुद गए थे वहां पर और लोगों से यह कहा था कि इस कैंडिडेट को वोट के साथ तुम्हें नोट भी देना पड़ेगा, क्योंकि आज अगर हमें अपनी क़यादत खड़ी करनी है, आज हमें झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, बिहार के अंदर अगर जाना है, हम चाहेंगे अख्तर भाई ये जिम्मेदारी आप संभालिए,
हम पूरे महाराष्ट्र से जमा करेंगे और इंशाल्लाह वो दिन लेकर आएंगे कि यहां पर इस दारुसलाम के अंदर हमारा खुद का अपना हेलीकॉप्टर होगा ताकि हम पूरे हिंदुस्तान में असद साहब को दौड़ा सके हैं। दोस्तों, मैंने देखा है महाराष्ट्र के इलेक्शन के दौरान 400 किलोमीटर का हर रोज 500 किलोमीटर का हर रोज सफर असद साहब गाड़ी से करते, इतनी खराब सड़कें, लेकिन क्यों करते? वो इसलिए कि हमारी क़यादत वहां पर खड़ी हो सके। हमें जितने चाहिए था उतने नहीं है, नतीजे जैसे चाहिए था हमें नहीं मिले हैं, लेकिन असद साहब हम आपको वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में हम पूरी मेहनत करेंगे और लोगों को भी एहसास होगा। आज गफ्फार कादरी साहब हारने के बाद भी जब लोगों के बीच जाते हैं उनका शुक्रिया अदा करने के लिए, ये नासिर सिद्दीकी जब जाता है लोग गले मिलकर रोते हैं। जिन्होंने वोट नहीं दिया वो भी ये एहसास करते हैं और बोलते हैं कि हमसे गलती हो गई, हमने देना चाहिए था। लोग जीत कर नहीं आते हैं, तुम तो हार कर भी हमारे बीच में आए हैं, इसीलिए वो उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आज उन्हें एहसास होता है, इंशाअल्लाह ये एहसास पूरे मुल्क में होगा और वो दिन दूर नहीं होगा जब लोकसभा के अंदर भी हमारे एमपीज इंशाअल्लाह ज्यादा तादाद में बैठेंगे और विधानसभाओं के अंदर भी हर जगह पर इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे वहां पर भी पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।